नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है चुनावी बिसात, लेकिन बात करेंगे इस बीच एक पद को लेकर मचे फसाद की। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन सेमीफाइनल के तौर पर पंचायत और निकाय चुनाव सिर पर आ गए, जिसकी तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जुटे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने अपना मीडिया विभाग ही भंग कर दिया, जिस विभाग की बदौलत वह सरकार से किला लड़ा रही थी। इतना ही नहीं, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि वे घरों में आराम नहीं करें, बल्कि जनता से सतत संपर्क स्थापित करें, हर दिन 10 किलोमीटर का सफर तय करें। इस पर बीजेपी तंज कस रही है, कह रही है जो नेता घर घर चलो अभियान के तहत 3 घर तक न पहुंच पाया हो, वे अपने कार्यकर्ताओं को किस मुंह से नसीहत दे रहे हैं। तो कांग्रेस ने भी बीजेपी की मीडिया पैनल में मचे घमासान पर तंज कसते हुए कहा कि जल्द ही बीजेपी की मीडिया टीम भंग होने वाली है। अब सवाल यह है, क्या मीडिया विभाग गुटबाजी की भेंट चढ़ा, या वाकई में एक पद एक व्यक्ति का फार्मूला कांग्रेस में 100% लागू होने जा रहा है। इसी पर चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उदयपुर में हुई चिंतन शिविर का प्रभाव इतना साफ दिख रहा है कि कांग्रेस ने अपने उस महत्वपूर्ण विभाग को ही भंग कर दिया। एक व्यक्ति एक पद के निर्णय के तहत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मीडिया विभाग को भंग कर दिया। साथ ही कमलनाथ ने ये भी फैसला लिया है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता रोजाना 10 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे और गांव-गांव जाकर जनता से सीधा संपर्क करेंगे। इस संबंध में पार्टी के उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर ने पत्र जारी किया है। मीडिया विभाग को भंग करने के साथ ही चंद्र प्रभाष शेखर की तरफ से जीतू पटवारी को मीडिया विभाग के अध्यक्ष पद से मुक्त करने का भी पत्र जारी किया। साथ ही जीतू पटवारी के अध्यक्ष पद पर रहते कामों की सराहना की। कांग्रेस के एक व्यक्ति एक पद के निर्णय के दायरे में मध्य प्रदेश में कई नेता आएंगे। दरअसल प्रदेश के कई जिलों के पदाधिकारियों के पास प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव प्रवक्ता जैसे पद हैं। वहीं कमलनाथ के मीडिया विभाग को भंग करने पर प्रदेश में सियासत देखने को मिलने लगी है। बीजेपी नेता कांग्रेस के इस फैसले पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि गुटबाजी की वजह से कमलनाथ ने मीडिया विभाग को भंग किया है। साथ ही भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ये नहीं कह रहे कि मेरा अनुसरण करें, यही कह देते विलासिता छोड़ने की जगह। ये विलासिता छोड़ने की बात वो कर रहे हैं जो कभी गाड़ी से नहीं चलते, हवाई जहाज से ही चलते हैं, हेलीकॉप्टर से ही चलते हैं। ये लोगों को 8 दिन तक वो जाने की कह रहे हैं जो 8 घंटे कभी पैदल नहीं गए, जा भी नहीं सकते। उम्र का तकाजा है। कांग्रेस की स्थिति 77, 74, 70 वाली है मध्य प्रदेश, और इसलिए अस्ताचल की है सूर्य। कांग्रेस की माने तो ये फैसला एक व्यक्ति एक पद नियम के तहत लिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये नियम उन सभी लोगों पर लागू होगा जिनके पास 2-2 पद हैं, या इस नियम का उपयोग अपने विरोधियों को बैठाने के लिए किया जा रहा है। फिलहाल देखना ये भी होगा कि उन लोगों का आखिर क्या होता है जो गाड़ियों के बाहर कभी कभार निकलते थे। वैसे उन्हीं में से एक कमलनाथ भी हैं, जो घर घर चलो अभियान के तहत खुद 3 घरों तक भी नहीं पहुंच पाए, जो रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चलने के आदेश दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो बिछने लगी विसात, एक पद से फसाद। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशीष शर्मा, विधायक हैं बीजेपी के, जितेंद्र मिश्रा प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और सूर्यकांत चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सूर्यकांत जी, एक पद का फार्मूला कांग्रेस में लागू हो गया है, और क्या आप इसे गुटबाजी के रूप में देख रहे हैं? ये जीतू पटवारी ने जिस तरह से इस्तीफा देने का ऐलान किया कि मैं जिम्मेदारी एक पद की नहीं संभाल सकता हूँ, इसे वापस लिया जाए, इसके बाद मीडिया विभाग ही भंग कर दिया, और जब विवाद हुआ, फसाद हुआ, गुटबाजी के आरोप लगे, तो अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का जो मीडिया पैनल है वो भी भंग होने वाला है। क्या वाकई में गुटबाजी चल रही है दोनों तरफ? देखिए, दोनों राजनीतिक दलों में गुटबाजी तो है, दिखे या न दिखे, लेकिन यह बात भी सत्य है, जिस तरह से जीतू पटवारी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर एक जिम्मेवारी मिली है, और उस जिम्मेवारी को निभाने के चक्कर में उन्होंने एक दिन पहले ही इस्तीफे देने की बात कह दी थी। तो अगर उससे जोड़कर देखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर एक पद और एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को देखा जाए तो ना कांग्रेस उस पर चलती है ना भाजपा चलती है। कहने के लिए, तो बात ही नहीं कर रही ना। सुनने में
बात तो नहीं, अभी भाजपा कांग्रेस पहले कर रही कहती रही है है। जयपुर मंथन के नहीं, बाद। कांग्रेस अब कर रही है, भाजपा बहुत पहले कहती रही है, लेकिन कांग्रेस ने अगर कहा है और अगर उस पर अमल करता है तो अच्छी बात है। कांग्रेस के साथ मजबूरी यह है कि कमलनाथ जी अगर इस चीज को पहले मान लेते तो नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उससे पहले मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दो दो पद नहीं रखते तो निश्चित रूप से पार्टी का एक नेता या एक कार्यकर्ता ओबलाइज होता और वो ज्यादा अधिक मेहनत करता और क्षेत्र में सक्रिय दिखता। लेकिन कांग्रेस में ऐसा तो नहीं हुआ पहले, अब हो रहा है। अब इसके पीछे वजह क्या है अंदरूनी, वो बात अलग है। तो कांग्रेस अगर यह कह रही है और दूसरा कांग्रेस मीडिया प्रभाग को लेकर जो भाजपा पर आरोप लगा रही है, भाजपा पर कह रही है कि उनका भी ऐसा होने वाला है, तो भैया आप पहले अपना घर देखो फिर दूसरे का घर देखो। तो घर तो आपको पहले अपना देखना लेकिन अभी पड़ेगा। कांग्रेस में ऐसे दूसरे बहुत पर सारे आरोप- नेता हैं ना सूर्यकांत जी, जिनके पास दो दो पद हैं। यदि फार्मूला ही लागू करना है तो एक साथ फार्मूला लागू कर दीजिए, एक विभाग को क्यों भंग किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, इसी को समझ लेते हैं। हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी भी जुड़े हैं, बेहतर तरीके से बता सकते हैं घर के अंदर क्या लफड़ा चल रहा है, क्या झगड़े चल रहे हैं, क्या गुटबाजी की वजह से जीतू पटवारी के कारण पूरा मीडिया विभाग भंग किया गया है? देखिए, सबसे पहली चीज तो यही, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को ही दिखाई दे रही है। अभी सही कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी को अपना घर भी देखना चाहिए। हर बात पर प्रतिक्रिया देने के लिए नरोत्तम जी आगे आ जाते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर झांक के नहीं देखते वहां क्या हो रहा है, वहां किस तरीके से लोगों को हटाया जाता है। याद करें नरोत्तम जी कि प्रभात झा ने कहा था पोखरण हो गया और मुझे खबर नहीं हुई। इस तरीके से किसी को नहीं हटाया जाता। निश्चित तौर पर अगर कमलनाथ जी दो पद पे थे तो आप भी लोग कहते थे कि साहब दो दो पद रखें। अब अगर उन्होंने एक पद छोड़ दिया तो निश्चित तौर पर तारीफ की जाना चाहिए। आज अगर जीतू पटवारी को एक नई जिम्मेदारी दी गई है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। उनको जहां उनका उपयोग होगा वहां उनका उपयोग किया जाएगा। रहा सवाल चिंतन शिविर के बाद हमने कहा था कि बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। उसी बदलाव की श्रृंखला में आपने ये देखा बहुत सारे प्रवक्ता, चूंकि अब चुनावी साल है, हमको चुनाव में जाना है, इसलिए जो निष्क्रिय लोग हैं उनको हटाया जाएगा, जो सक्रिय लोग हैं उनको आगे लाया जाएगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रही। भारतीय जनता पार्टी दिक्कत ये है ना मिश्रा जी कि आप उनके घर में ताक झांक करते हो, वो आपके घर में करते हैं। नरेंद्र सलूजा जी कह रहे हैं कि वहाँ गुटबाजी है और अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग प्रवक्ता हो गए हैं। वहां भी मीडिया पैनल भंग होने वाला है। जो मीडिया प्रभारी हैं उनके पीछे बहुत सारे प्रवक्ता लग गए हैं। कोई अध्यक्ष का प्रवक्ता है, कोई सिंधिया का प्रवक्ता है, कोई नारायण सिंह तोमर का प्रवक्ता है, कोई शिवराज जी का प्रवक्ता है। ये तो आपके नेता भी तो ट्वीट कर रहे हैं, तो मतलब आप भी उधर झांक रहे हैं। ये सारी चीजें अब भारतीय जनता पार्टी में है। कौन सिंधिया का है, कौन किसका है, ये सारी की सारी चीजें अब भारतीय जनता पार्टी को झेलनी है। अब लेकिन गृह मंत्री भी तो कह रहे हैं कि जो कमलनाथ जी नसीहत दे रहे हैं कि 10 किलोमीटर हर कार्यकर्ता पैदल चले और इसके साथ ही लोगों से सतत संपर्क करे। तो बीजेपी ये भी कह रही है कि घर घर चलो अभियान आपने चलाया था, लेकिन कमलनाथ जी को 3 घर मिले थे, लेकिन वो 3 घर भी नहीं गए। मेरा ये कहना है कि आप ये देखिए, अगर मान लीजिए घर घर चलो अभियान चला तो उसकी सफलता आप लोगों ने दिखाई है। हमने जन जागरण के माध्यम से पूरे देश में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पर्दाफाश किया है, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार। तो अब गुटबाजी नहीं है मतलब आपके यहाँ, ये कहना चाह रहे हो ना आशीष जी? गुटबाजी अब उनके यहाँ नहीं बची, गुटबाजी आपके यहाँ है जो तंज कसा जा रहा है। आप अपना घर तो देख नहीं रहे, उनके घर में ताक झांक कर रहे हैं। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। जी आशीष जी से ही पूछा है मैंने। आशीष जी वो कह रहे हैं हमारे यहाँ गुटबाजी तो खत्म हो गई, अब आपके यहाँ चल रही है गुटबाजी। और जल्दी आपका मीडिया जो पैनल है, वो तो हालांकि मीडिया विभाग कह रहे हैं उसको, विभाग तो कुछ है नहीं, मीडिया प्रभारी भी हटाया जा रहा है, पैनल भी हटाया जा रहा है, ये बता रहे हैं विपक्ष वाले आपको। कांग्रेस और गुटबाजी दोनों एक दूसरे का पर्याय है। जब तक कांग्रेस है तब तक गुटबाजी तो रहेगी रहेगी। पहली बात तो ये, हमारे यहाँ मीडिया विभाग प्रवक्ताओं की नियुक्ति पार्टी करती है, किसी व्यक्ति का कोई प्रवक्ता नहीं होता है। तो पैनल है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधिवत नियुक्त पैनल है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उन सबको नियुक्त किया है जी। हमारे यहाँ किसको हटा रहे हैं, किसको ला रहे हैं, ये हमारा विषय है। और हम भी ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के अंदरूनी तौर पर कौन को हटाया जा रहा है, कौन को लाया जा रहा है, ये कांग्रेस का विषय है। लेकिन हम चूंकि सत्ता में है, प्रमुख राजनीतिक दल है, और हमसे अगर मीडिया पूछेगा, कोई पूछेगा तो किसी के हालात पर
कहना कोई बुरी बात तो है नहीं। आपके जो नहीं, हालात इसलिए हैं, पूछ उस लेते पर हैं ना, अगर क्रॉस हम चेक कर लेते हैं। आपके पास सरकार है, आपके पास सूचना तंत्र है, हो सकता है पुष्टि आपकी तरफ से ज्यादा ऑथेंटिक हो जाए। नहीं, देखिए ऐसा है, कांग्रेस की जो स्थिति आज की तारीख में मध्य प्रदेश में पूरे भारत वर्ष में है, इन्होंने कितने सारे चिंतन करे, कितने सारे चिंतनों की जो नसीहतें निकली, उसको कितना लागू किया और उसके क्या परिणाम आए। एक चीज आपने अवश्य देखना चाहिए, आप खूब ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम खूब पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो आपका सिफर आ रहा है ना। आपको सप्लीमेंट्री मिल रही, कहीं तो आप पूरे फेल हो रहे हैं, सब विषयों में फेल हो रहे हैं। तो फिर आपकी पढ़ाई कहाँ है, आपका चिंतन कहाँ है, आपका संगठन कहाँ है। इनके नेता खुद कहते हैं कि भाजपा में हमको भाजपा के संगठन से भी लड़ना पड़ता है और प्रत्याशी से भी लड़ना पड़ता है। तो भाजपा के संगठन की मिसाल तो इनके नेता खुद दे रहे हैं, और हमारी पार्टी जो है वो संगठन इसका अपने आप में एक अनूठा संगठन है। और हमारे यहाँ कार्यकर्ता किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता, विचार के लिए काम करता है। इनके यहाँ व्यक्ति के लिए काम होता है, और इसलिए हमारे संगठन की कांग्रेस से तुलना किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। जहां तक बात है कि अभी एक अभियान चलाने वाले हैं 10 किलोमीटर चलने का, ये 10 नहीं 20 किलोमीटर चले। पैदल चलने से सेहत भी अच्छी होती है और नए लोगों से मिलना भी होता है। जाकर देखें मध्य प्रदेश में कितना विकास हुआ है। जहां पर पहले कांग्रेस के नेता जाते थे वोट मांगने, वहां झोपड़ियां होती थी, आज पक्का आवास हो गया है। जहाँ उबड़ खाबड़ सड़कें होती थी, वहां की सड़कें बन गई है, लाइट पहुंच गई है, विकास आपको दिखेगा। और मैं तो कहता हूँ जाना चाहिए, जनता खुद जवाब देगी कि देखिए आज विकास कितना अच्छा हो रहा है। इसलिए निकलना चाहिए, प्रदेश की खाक छानना चाहिए। भोपाल के कमरों में बैठकर, हेलीकॉप्टर में बैठकर, एसी रूम में बैठकर मध्य प्रदेश की जनता से जुड़ाव नहीं किया जा सकता। इसलिए जनता के बीच जाएंगे तो सरकार के काम भी आपको दिखेंगे, जनता की प्रतिक्रिया भी मिलेगी। जितेंद्र जी, आपकी सेहत की चिंता बीजेपी भी कर रही है, साथ साथ वो कह रही है कि यदि आप जाएंगे, आशीष जी कह रहे हैं, तो आपको विकास भी दिखेगा। लेकिन एक बात भी है कि इतने चिंतन मनन, इतनी रणनीति चल रही है, तमाम तरह के, आप कह रहे हैं घर घर चलो अभियान हमारा सफल रहा, महंगाई पे हमारा आंदोलन सफल रहा, फिर इसके बावजूद भी जनता आपको पसंद क्यों नहीं कर रही? चाहे उपचुनाव की बात देखें हम, तो आपकी सप्लीमेंट्री आती है, कई जगह तो आप फेल हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आशीष जी ने बहुत अच्छी बात करी कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस में झांकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन नरोत्तम जी को एक बार ये समझाएं, वो जरूर टाका झांकी में विश्वास रखते हैं। मेरा ये कहना, हमारी सप्लीमेंट्री और हमारे फेल होने का जो कारण है वो कहीं ना कहीं व्यापम जैसे आपके सिद्धांत है। आप ये देखिए कि इसी व्यापम के जैसे तरीके को हमने दमोह में रोक दिया था। दमोह में नोटों से भरी हुई गाड़ी पुलिस के थाने में खड़ी हुई आपने दिखाई थी। ये कारण है जो आप पास हो जाते। ये जो संसाधनों का उपयोग, ये धनबल का उपयोग, ये बाहुबल का उपयोग आप जब करते, जब आप सफल हो जाते, जब आप कमलनाथ पास जी हो किसकी जाते। तारीफ कर रहे थे? कमलनाथ जी तो कह रहे थे कि भाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सीखना चाहिए कि उन्हें पता है कि कैसे चुनाव जीता जाता है। ये कहना है कि जब दमोह जैसी परिस्थितियां बनेगी, हम आपके धनबल को रोकने में कामयाब होंगे, जब हमारा रिजल्ट को सामने दिखेगा। आज आप कह रहे थे कि हम विचारधारा वाला संगठन है। कौन सी विचारधारा आपकी? आप तो जब बाहर जाते तो गांधी और गौतम के देश कहते, आप अपनी विचारधारा को गांधी और गौतम से जोड़ते, देश के अंदर गोडसे की विचारधारा का पालन करते। कौन सी विचारधारा पे आप काम कर रहे हैं? ये सारी की सारी चीजें अब चुनाव में स्पष्ट हो जाएंगी। धर्म के नाम पे आशीष जी आपने इस देश की जनता को बरगला दिया। विचारधारा तो कांग्रेस ही तय नहीं कर पा रही, एक स्टैंड तय नहीं कर पा रही। आपके बड़े बड़े नेता वहां मिलने गए थे, अपने जीता, अपने चित्रकूट जीता, हमने कोलार जीता, हमने मुंगौली जीता। आपको कहने की जरूरत है, आप पूरा कार्यकर्ता लड़ने की स्थिति में नहीं थी। अभी जयपुर चिंतन शिविर में आपकी एक और बात हुई कि जो मूल विचारधारा है कांग्रेस की, उस पर लौटना चाहिए। तो मतलब कांग्रेस भटक गई थी कहीं ना कहीं, और आप उन पे भटकने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मैं ये बताऊं कि कुछ कमियां तो रह गई होंगी, नहीं हम सरकार से बाहर कैसे होते। उन सब कमियों को हमने जब चिंतन शिविर किया है,
जब जब नए कलेवर के साथ हम सरकार में लौटे हैं। ये पहला चिंतन शिविर नहीं है, अनेकों बार हम सरकार में लौटे हैं और इस बार 2023 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें ये बदलाव देखने को मिलेगा। आप ये कह तो रहे बता कांग्रेस दीजिए, आप ही के वक्तव्य से एक सवाल उत्पन्न हुआ है। आप कह रहे हैं कि धन बल, बाहुबल, सरकारी मिशनरी से ये जीतते हैं, लेकिन कमलनाथ जी कहते हैं बैठक में कि भाजपा के कार्यकर्ता को जीतना आता है, उसे पता है चुनाव कैसे लड़ा जाता है, वो मेहनती है, उससे कुछ सीखिए, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर चलिए। तो भाजपा धनबल से जीतती है या ताकत से जीतती है, मशीनरी से जीतती है, कार्यकर्ताओं से जीतती है? मैं आपको बता दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी धनबल से चुनाव जीतती है। जो दमोह में आपने देखा, आशीष जी की पार्टी की जीप नोटों से भरी हुई थाने में खड़ी रही। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक आधार पर भावनाएं भड़का करके चुनाव जीतती है, जो अब 2023 में नहीं होगा जब तक विकास की बात नहीं। हम जाएंगे 10 किलोमीटर, हम जन में भी चले हैं, 10 किलोमीटर घर घर चलो में भी चले हैं। आपने जो तो आप भी तो धर्म की ध्वजा थामे हुए हैं। अभी आप कह रहे थे उनकी कोई विचारधारा नहीं है। देखिए, हमारा सरोकार विकास से भी है और धर्म से 10 घंटे ठीक है, आशीष जी जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लीजिए मिश्रा जी, जनता पार्टी नहीं छोड़ सकती। जवाब ले लीजिए, आशीष जी जवाब दे रहे हैं। जी आशीष जी। इसलिए विकास और इस देश की अस्मिता और संस्कृति हमारे राष्ट्र की धरोहर है, वो हमारे देश की पहचान है। उस पहचान को मिटाने का प्रयास जो भी लोग करेंगे, हम उनके सामने खड़े होंगे। और इसलिए कांग्रेस को तो जवाब जनता पूछ ही रही है कि आप तो इन तत्वों के साथ खड़े होते हैं जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं, तो जनगण मन गाने से इनकार करते हैं। वो कह तो रहे हैं कुछ गलतियां हो गई थी, उसे सुधार रहे हैं, मूल एजेंडे पर जा रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता पर सुधारिए। आपके अंदर अपने आप को खुद को सुधार करना है। तो अब हनुमान चालीसा नहीं होगा, धर्मनिरपेक्षता की बात होगी जितेंद्र जी, मूल एजेंडे पर। देखिए, वंदे मातरम का विरोध कभी कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस की तो किसी भी सम्मेलन में वंदे मातरम से शुरू होता है। कांग्रेस तिरंगे के लिए कुर्बानी देने वालों की जमात है। आपने तिरंगे को 52 साल तक राष्ट्र ये अधिवेशन में जहां पूरा वंदे मातरम गाया जाता था, तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस ने केवल उसका पहला हिस्सा गाया। पूरा वंदे मातरम कई लोगों ने, जो मुस्लिम नेता थे, उन्होंने मना कर दिया, हम पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे। इतिहास भरा पड़ा है जी, कहाँ की बात करते हैं। एजेंडा चलाया है, आप ये देखिए। और आज भी आपके कई नेता खुलेआम कहते हैं कि हमारे इसमें वंदना करना मना है, हम किसी की वंदना नहीं कर सकते। अधिवेशन की आपके विधायक खुलेआम कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ गलत कर रही है कांग्रेस। के लिए आप कुछ कहते हैं उनके बारे में? अपनी जाने गवाएंगे। अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए, यदि अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए। और जो लोग आपकी पार्टी की चीजों का विरोध करते हैं, पहले उनको देखिए, उसके बाद पार्टी का मुकाबला करिए। आप कैसे देश से लेकर के सारी चीजें आपकी आज समाज के सामने है। हमको दिया है, हम चुनाव में जीत के आए हैं, ये देश चला रहे हैं, देश सुरक्षित हाथों में है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रशंसा की है माननीय मोदी जी की कि कोरोना के समय कितना अच्छा काम भारत में किया है आपदा से लड़ने का। चलने वाला नहीं कि आप राष्ट्रपति अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है। चाहिए सड़क स्वास्थ्य की समस्या पर बात करनी पड़ेगी, तो आप चुनाव जीत बहुत खेल के आप, अब ये चलने वाला नहीं है। हम धार्मिक भावनाओं से नहीं खेलते, हम संबल योजना का पैसा बुझवाते हैं, हम किसान सम्मान निधि देते हैं, हम कोरोना काल में निःशुल्क अनाज देते हैं, हम गरीब की बेटी का कन्यादान करते हैं, उसको लाडली लक्ष्मी बनाते हैं, किसानों का उपार्जन करते हैं, बीमा देते हैं, बिजली देते हैं, अच्छी सड़क देते हैं, कानून व्यवस्था देते हैं। इसलिए जनता हमको वोट देती है। विकास पर हमारा फोकस है। आप किसी भी आपके तर्कों को आपका विधायक सदन में कहता है कि घोटाला होता है कन्यादान योजना में।
अरे आप कन्यादान लेकिन योजना कार्रवाई भी तो होती है ना सरकार की, लेकिन कुछ तो वजह होगी ना पूरे अधिकारियों पर कि कार्रवाई जो हुई है जनता वहाँ चुनती पर। है। विधानसभा के अंदर जनता को लेकर माफियाओं को लेकर हमारी नीति स्पष्ट है। शिवराज जी की सरकार लगातार इन विषयों को लेकर काम कर रही है लेकिन जितेंद्र जी, और इसलिए ये बात जनता तो का सही है समर्थन ना हमको मिलता है। कि आपके यहाँ अपनी अपनी धुन गाते हैं सब। कोई वंदे मातरम का विरोध करता है, कोई कहता है कि हनुमान चालीसा नहीं करेंगे, पार्टी की खिलाफत करता है। इतना अनुशासन तो नहीं है कम से कम। तो भाजपा की जो तारीफ करते हैं कमलनाथ जी, वो तारीफ तो आपको भी करना चाहिए जब नेता ही कह रहे हैं कि वहां पे अनुशासन है। ऊपर वाला जो बोलता है नीचे वाला भी वही भाषा बोलता है। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कौन सी पार्टी के अंदर किस तरीके से लोकतंत्र की स्थापना हुई है। हमारे यहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारी नीति क्या कहती है। अरे गांधीवादी परिकल्पना ही रामराज पर आधारित थी, उससे हमसे बड़ा रामराज का पैरोकार कौन होगा। जिस गांधी की विचारधारा से रामराज की परिकल्पना है उसको आप नकार देते हो, गोडसे की विचारधारा को सम्मान देते हो। आप कहते हो कि हम रामराज की मंदिरों के लाउड स्पीकर उतरा दिया आपने, फिर रामराज की बात करते हो आप। के साथ है आपकी नीति, समय समय पर नीति बदलती है, समय समय पर आप रामराज की झंडे बात करते हो आप। समय पर आप सिद्धांत बदलते हैं। डेढ़ वर्ष कांग्रेस की सरकार में जनता पार्टी हुए क्या आपने रामराज जी के लिए बताओ ना। ठीक है, सुरकांत जी, सुरकांत जी, क्या वाकई में कांग्रेस से गुटबाजी खत्म हो गई है और अब वो एकजुट हो गई, एक पार्टी दिख रही है मध्य प्रदेश में? और आपको लग रहा है कि जो पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव आएंगे इसको सेमीफाइनल की तौर पर लेगी वो, और फाइनल में हम अच्छा मुकाबला देखेंगे, या गुटबाजी जारी रहेगी? देखिए, कमलनाथ जी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी पूरी एकजुट है और एक साथ खड़ी हुई है और चुनावी मोर्चे पर एक साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। अगर यह स्थिति होती तो निश्चित रूप से इस तरह की जो कवायद अभी करनी पड़ी वो कवायद करने की जरूरत नहीं होती। आप देखिए, पार्टी में आप जितने बड़े छत्रप हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उन्हें मालूम है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और यही वजह है कि सारे नेता एकजुट खड़े हुए दिख रहे हैं। लेकिन अभी आप देखिए, जिस दिन राज्यसभा का टिकट अभी तो कोई छत्रप बचा ही नहीं है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ हैं। पचौरी जी को आप किस गिनती में ले रहे हैं? कोई छत्रप बचे नहीं है। अजय सिंह तो खुद ही काम मांग रहे हैं। अरुण यादव का टिकट कट जाता है तो छत्रप बचे कहाँ हैं अब कांग्रेस में? अब तो दो ही हैं और दोनों एक हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं, आप दोनों एक हैं, लेकिन अभी भी जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, चाहे आप अरुण यादव का नाम ले लें या अजय सिंह का नाम ले लें, ये लोग अभी अपने आप को छत्रप मानकर ही चल रहे हैं। उनकी मजबूरी यह है कि अजय सिंह लगातार चुनाव हार चुके हैं, तो उन्हें लग रहा है कि अगर अगला चुनाव हार जाते हैं तो राजनीतिक नहीं, उसको 2 लोकसभा के चुनाव हारे, उसके पहले विधानसभा का चुनाव हारे, तो 3 चुनाव हारे ना। अरुण यादव के साथ भी वही है, अरुण यादव लोग चुनाव हार चुके हैं, तो उन्हें लग रहा है। और इस समय जिस तरह से कांग्रेस में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की हाईकमान तक पकड़ बेहद मजबूत है, तो उस पकड़ में वो अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी की वजह से आपने देखा होगा। लेकिन जिस तरह से दिग्विजय सिंह का खेमा मजबूत होता जा रहा है, चाहे हम देखें नेता प्रतिपक्ष के रूप में, चाहे महिला कांग्रेस के रूप में, चाहे युवा कांग्रेस के रूप में, चाहे एनएसआई के रूप में जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो जो नियुक्तियां हो रही, चाहे जीतू पटवारी पावरफुल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो लग रहा है ना आपको कि कमलनाथ जी कमजोर हो रहे हैं? निश्चित रूप से कमलनाथ जी कमजोर हो रहे हैं, और कमलनाथ जी भी जानते हैं और पार्टी हाईकमान भी जानता है और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जानता है कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का जितना मैदानी स्तर पर प्रभाव है, चाहे जनता के बीच हो चाहे पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हो, सभी जगह जितने मजबूत दिग्विजय सिंह है, भले ही वो अपने बयानों की वजह से आम जनता के मन में अपने प्रति विरोध का भाव पैदा, लेकिन हम तो चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो ताकि सरकार की चौकीदारी कर सके। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता सुरकांत जी, इसलिए मुझे आपको टोकना पड़ा है। आप तीनों मेहमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भले ही कांग्रेस में सब कुछ दिख रहा हो कि अब कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन जिस तरह से विभाग भंग किए जा रहे हैं, जिस तरह से एक के बाद एक पद दिए जा रहे हैं और पद छीने जा रहे हैं, उससे तो लगता है कि कांग्रेस में अंदरूनी रूप में वाकई में सब कुछ ठीक नहीं है। हम तो उम्मीद यही करेंगे कांग्रेस एकजुट हो और खड़ी हो और मजबूती से चुनावी मैदान में उतरे, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो चाहे पंचायत के, और इसके बाद 2023 के रण में वो उतनी ताकतवर बन के उभरे ताकि सरकार की चौकीदारी बेहतर कर सके
और मुकाबला भी तगड़ा हो सके। बहरहाल मुद्दा है तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।